हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्हें आज हम भारत निर्माता और संविधान निर्माता के नाम से भी जानते हैं। तो आप समझ गए हम किसके बारे में बात करें। हम दोस्तों डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में आज उनके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी के लिए पता है कि आज के दिन है जो 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उनका जन्मदिन होता है। तो यानी आज है जो 14 अप्रैल 1891, आज उनका जन्मदिन है। इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने का कारण क्या होता है? जब ये सोए हुए होते हैं तब इनकी डेथ हो जाती है और डायबिटीज़ इसका कारण होती है। इनके शरीर में डायबिटीज़ हो जाती है, जिससे डायबिटीज़ के कारण शरीर में काफ़ी गड़बड़ी हो जाती है, जिससे वे चल फिर नहीं सकते, दिखाई भी नहीं देता है। तो ये सब रोग डायबिटीज़ के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है सोते समय। कब? 6 दिसंबर 1956 को। और जन्म कब होता है? 14 अप्रैल 1891। अब देखना नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। यह नाम हम आपको बताएंगे कि यह कैसे पड़ा। इनकी बचपन का नाम क्या है? भीम इनके बचपन का नाम है। भीम विवाह यह इनके बचपन का नाम है। हम आपको अभी बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर यह नाम कैसे पड़ा। तो देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म महू एमपी में हुआ था। उस समय एमपी यानी मध्य प्रदेश को क्या कहते थे? मध्य प्रांत। मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत कहा जाता था क्योंकि यह पूरे देश के बीच में था, यानी सेंटर में था, मध्य में था, इसलिए इसे मध्य प्रांत कहते थे। आज का मध्य प्रदेश है। तो इनके पूर्वज हैं जो यानी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनके पूर्वज हैं वो ब्रिटिश सेना में थे। एक सूबेदार के पद पर ब्रिटिश सेना में कार्य करते थे। और क्योंकि उस समय ब्रिटिश का राज्य था, तो ब्रिटिश सेना का राज्य था, तो और इनकम का सोर्स कोई दूसरा नहीं होता था, तो कुछ तो घर को चलाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए भी इनके जो पूर्वज थे वो ब्रिटिश सेना में थे, किस सूबेदार के पद पर थे। और इनकी पत्नी दो थी, एक थी रामाबाई और दूसरी थी सविता अंबेडकर। रामाबाई हैं, इनकी शादी रामाबाई से भीमराव अंबेडकर की शादी 1906 में होती है और सविता अंबेडकर की शादी 1948 में होती है। सविता अंबेडकर हैं जो काफ़ी पढ़ी लिखी थी। और शिक्षा, अब हम भीमराव रामजी अंबेडकर हैं जो इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि यह कितनी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो देखिए भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनका पढ़ने में बहुत ही मन लगता था। ये बहुत ही हाईली क्वालिफाई थे। यदि हम लोगों में हाईली क्वालिफाई यानी उच्च शिक्षा के बारे में बात करें कि तो अंबेडकर जी का नाम उसमें सबसे पहले रहेगा, क्योंकि ये भीमराव अंबेडकर जी हैं जो इन्होंने सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाई है, क्योंकि इन्होंने आर्ट से भी पढ़ाई की है, साइंस से भी पढ़ाई की है और कला से भी इन्होंने पढ़ाई की है। जैसे इन्होंने सबसे पहले, और ये दलित व्यक्ति थे, माहिर, इनकी जाति कौन सी थी? माहिर जाति थी। माहिर जाति होने के कारण माहिर जाति होने के बाद भी इन्होंने पढ़ाई की। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बीए किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए किया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी किया था। वहीं से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ से इन्होंने एमएससी की प्लस डीएससी। फिर ग्रेसन यह कॉलेज का नाम है, यहाँ से इन्होंने बैरिस्टर लॉ किया था। देख रहे हैं आप कि देखो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से इन्होंने क्या किया? बीए। फिर एमए किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और उसी के साथ पीएचडी भी किया। पहले बीए, फिर एमए, फिर किया पीएचडी, फिर एमएससी साइंस में पहुंच गए, एमएससी, फिर डीएससी डॉक्टर साइंस बन गए। फिर इन्होंने एक तरफ जी बैरिस्टर लॉ भी पढ़ रहे हैं। यानी आप समझ सकते हो कि आप कितने विद्वान थे कि आर्ट भी पढ़ रहे, साइंस भी पढ़ रहे, यानी बहुत सी चीज़ें हैं जो इनके अंदर थी। ऐसा कहा जाता है कि जो भीमराव अम्बेडकर हैं इनके पास 32 डिग्री थी। अब ऐसा ये कहीं वर्णन नहीं है कि 32 डिग्री कौन कौन थी, लेकिन ऐसा कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी हैं इनके पास
कुल 32 डिग्री थी और ये हाईली क्वालिफाइड थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर हैं, इनके पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। भीमराव अम्बेडकर, इनके पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। और माता का नाम था भीमाबाई सकपाल। भीमाबाई सकपाल जो रत्नागिरी की थी और इनकी महार जाति कौन थी? महार जाति थी। पिता का नाम था रामजी सकपाल और माता का नाम था भीमाबाई सकपाल। अब देखना, नाम हमने आपको बताया था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। यह भीमराव जी का पूरा नाम है, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। अब देखेंगे कि यह नाम कैसे आया, जबकि इनके जन्म का नाम तो क्या था? भीम था। भीम और विभा था। तो भीम था तो भीम, इनकी माता का नाम क्या था? भीमाबाई। तो भीमाबाई से इनका नाम बना भीमराव। भीमाबाई से माता के नाम से इनका नाम बना भीमराव। यह उनके पिताजी हैं जो जब स्कूल में इनका एडमिशन कराने गए थे तब उन्होंने भीम से भीमराव नाम रखा था। और पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। तो उन्होंने उनके पिता के नाम से जुड़ा था भीमराव रामजी। भीमराव रामजी। और अम्बेडकर हैं जो अम्बेडकर उनके प्रिय गुरु थे। पहले इनका नाम था आडम्बेकर, इनके गांव का नाम था। तो जो वहाँ के आडम्बेकर हैं, वहाँ के जो व्यक्ति होते थे वह अपना सरनेम है जो गांव के आधार पर रखते थे। तो पहले इनके नाम के पीछे आडम्बेकर जुड़ा था, लेकिन जब इनके जो गुरु आए तो गुरु ने उस नाम को थोड़ा चेंज किया, आडम्बेकर से हटाकर उसको अम्बेडकर अपना नाम दिया, क्योंकि गुरु का क्या नाम था? कृष्ण केशव अम्बेडकर। तो उन्होंने अपना सरनेम दिया था भीमराव रामजी अम्बेडकर को। तो देखिए, आडम्बेकर से हटाकर अम्बेडकर किया तो इनका पूरा नाम क्या बन गया? भीमराव रामजी अम्बेडकर। समझ गए? और फिर इन्होंने आगे पढ़ाई की तो आगे डॉक्टर लगने लगा, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। अब देखना, पिता हैं जो पिता का क्या नाम है? रामजी सकपाल। और पिता देखो, इनकम का कोई दूसरा सोर्स नहीं है। तो ये कहाँ क्या कार्य करते थे? ब्रिटिश इंडियन आर्मी में महू के कैंट में कार्य करते थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कार्य करते थे पिताजी। और रिटायर कब हो गए? 1894 में। अब देखना, भीमराव रामजी अम्बेडकर, इनका जन्म कब हुआ था? 1891, 14 अप्रैल 1891। और पिताजी रिटायर कब हो गए? 1894, यानी जन्म के 3 साल बाद ही इनके पिताजी रिटायर हो जाते हैं। और कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद इनकी मां की मृत्यु भी हो जाती है। अब इनका घर है जो केवल उनकी पेंशन से ही चलता है, क्योंकि पिताजी है जो अब रिटायर हो गए तो अब लेकिन उनके लिए अब पेंशन भर मिलती थी। सैलरी है जो बंद हो गई, केवल पेंशन भर चालू थी। तो अब घर केवल पेंशन पर चलने लगा। और अब परिवार कहाँ पहुँच गए? सतारा, क्योंकि माँ की मृत्यु हो गई तो परिवार सतारा पहुँच गया। वहाँ के लोगों को जो सतारा में पहुँचे जब, तो इनके जो पिताजी थे रामजी सकपाल जी, वहाँ के लोगों के साथ बैठकर, वहाँ के लोगों को बिठाकर अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। अपनी जाति के जो भी बराबरी के यानी पहले लोग होंगे जिन्होंने अपनी कास्ट के लिए कुछ पुराने समय में कार्य किए होंगे, तो उनके बारे में ये सब बताते थे। क्योंकि वैदिक काल में भी यह जाति थी, तो ये सब उन सब लोगों को बताते थे। क्योंकि जो महार जाति थी, जी दलित में आते थे, तो इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। तो इसलिए भी इन सभी के लिए बताते थे कि हमें पीछे नहीं रहना है। तो ये सब वहाँ के सतारा के लोगों को रामजी सकपाल बिठाकर उनको समझाते थे कि अपनी जो जात वाले जो अन्य व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जात के लिए काम किया, वो उनके बारे में बताते थे और सभी के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाते थे। अब देखना कि 1894 में पिताजी रिटायर हो गए और परिवार सतारा में रहने लगा। पिताजी ने दूसरी शादी की, क्योंकि अभी जो इनके बच्चे जो छोटे थे। ऐसा कहा जाता है कि जो अम्बेडकर जी हैं ये 14 भाई बहन थे, जिसमें से आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने के कारण बच्चों की मृत्यु हो जाती। केवल 6 बच्चे ही बचते हैं, जिनमें से 2 भाई 3 बहन होती हैं। 6 बच्चे बचते हैं और बाकी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण बाकी जनों की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, भीमराव रामजी अम्बेडकर भी 3 साल के ही थे, यानी बहुत छोटे थे। तो परिवार को चलाने के लिए
रामजी सकपाल जी थे जो इन्होंने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि इनकी माता है जो माता जी की हैं उनका भीमाबाई थी, उनका है जो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो रामजी सकपाल दूसरी शादी करते हैं। तो दूसरी शादी करते हैं तो जो इनकी माँ के कपड़े होते हैं, रामजी सकपाल जो भीमराव अम्बेडकर की जो पहली माँ थी उनके जो कपड़े होते हैं, तो वह जब दूसरी शादी होती है तो वह उनके कपड़े पहनती है। तो भीमराव अम्बेडकर जी को यह बहुत चुभता था कि यह मेरी माँ के कपड़े पहनती है, तो इनको बहुत बुरा लगता था। तो फिर इन्होंने एक दिन सोचा कि मैं घर छोड़ दूंगा, और इन्होंने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। एक दिन फिर घर से एक पोटली ली और बाहर निकल गए। बाहर जाकर देखा तो उस पोटली में केवल आधा आना था, क्योंकि उस समय है जो पैसे किस में चलते थे, आने में चलते थे। तो इन्होंने देखा बाहर जाकर पोटली में कितने रुपये हैं, पोटली में केवल आधा आना है। फिर उन्होंने सोचा कि ये क्या, मैं तो सोचता था कि मेरा घर बहुत अमीर है, क्योंकि पिताजी सूबेदार के पद पर थे। तो यह वह सोचता है कि मुझे तो उनका सहारा बनना चाहिए, मैं कहाँ गलत रास्ते पर आ गया। और वह वापस आ गए। उनके मन है जो वह पलट गया कि मैं तो सोचता था कि मेरा परिवार अमीर है, लेकिन जब पोटली को खोलकर देखते हो तो उसमें केवल आधा आना करता है। तो वे सोचते हैं तो ये तो गलत बात है, मुझे उनका सहारा बनना चाहिए, मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए। और वे वापस आ जाते हैं। उनका प्लान मुंबई जाने का था। जब वे घर छोड़ कर जा रहे थे तो उनका प्लान मुंबई जाने का था। फिर भी घर वापस आ जाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं खूब पढ़ाई करूँगा, मैं खूब पढ़ाई मन लगा के करूँगा। इसी घटना से उनका जीवन, पूरा जीवन है जो बदल जाता है। अब देखना, पूर्वज हैं जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कार्य करते थे। पिताजी सेना में होने के कारण इनका नाम स्कूल में लिखा दिया गया, क्योंकि जो महार जाति के लोग थे, दलित थे, इनका नाम, इनको यह अधिकार नहीं था कि ये स्कूल में पढ़ाई शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो जो पिताजी थे, पिताजी सेना में होने के कारण इनका नाम स्कूल में लिखा दिया गया। यह पिताजी हैं जो सेना में होने के कारण इन्हें थोड़ा प्रॉफिट मिला कि इनके बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो जो अम्बेडकर जी हैं और इनके भाई, दो जनों का स्कूल में नाम लिखा दिया गया। दो भाइयों के नाम स्कूल में लिखे गए। जब ये क्लास में जाकर बैठे तो वहाँ के बच्चों का देखिए क्या व्यवहार रहा। जब क्लास में जाकर भीमराव अम्बेडकर जी क्लास में बैठे तो सारे बच्चे उठकर पीछे खड़े हो गए। टीचर आए, उन्होंने पूछा, क्यों तुम लोग पीछे खड़े क्यों हो, बैठे क्यों नहीं हो? तो उन सब ने इशारा किया, सर इसका कारण ये है। तो टीचर का भी गंदा व्यवहार था। उन्होंने कहा, तुम क्लास से बाहर बैठोगे। अब जो टीचर थे उन्होंने भी भीमराव रामजी अम्बेडकर से और उनके भाई से कहा कि अब तुम क्लास में नहीं बैठोगे, तुम क्लास के बाहर बैठोगे यदि तुम्हें पढ़ना है तो, नहीं तो घर जा सकते हो। तो क्योंकि तुम महार जाति के थे, तो बस इनकी महार जाति दलित होने के कारण इन्हें क्लास में नहीं बैठने दिया और बाहर बैठा दिया गया। तो इनके लिए स्कूल में कोई इन भीमराव रामजी अम्बेडकर थे, इनके लिए स्कूल में और कोई व्यवस्था नहीं थी। डाक पट्टी की भी इन्हें व्यवस्था नहीं थी। घर से एक फटी सी बोरी लाकर उस पर बैठते थे और जब छुट्टी होने लगती थी तो उस फट्टी को लपेटकर अपने साथ घर वापस ले जाते थे। और इतना ही नहीं, जब कोई सवाल टीचर पूछता था तो किसी से नहीं बनता, लेकिन अम्बेडकर जी हर बार अपना हाथ उठाते थे कि वह मुझसे पूछें, लेकिन टीचर उनसे नहीं पूछता था। फिर उनके क्योंकि जो भीमराव रामजी अम्बेडकर इनके पिताजी हैं जो यह पढ़े लिखे थे, तो यह पिताजी हैं जो भीमराव अम्बेडकर को पहले घर पर भी पढ़ाते थे। तो घर पर पढ़ाने से इनके लिए जो टीचर हैं जो सवाल पूछते वह इनसे बनते थे, लेकिन टीचर जब इनसे क्वेश्चन पूछता ही नहीं था। फिर इन्होंने टीचर से एक बार कहा कि सर, टीचर से इन्होंने खड़े होकर बोला कि सर गुरुजी, जब मुझे आंसर आता है तो आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हो? तो गुरुजी बोले कि तुम चुपचाप बैठ जा, तुम्हें बैठने का मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम सुन सको। अब देखिए, गुरुजी ने इस तरीके से व्यवहार से इनसे कहा कि तुम्हें इस तरह के लायक भी नहीं हो कि तुम यहाँ पर बैठ सको, तुम सुन ही सकते हो। तो यह बहुत बड़ी बात है। और जब अम्बेडकर घर गए तो अब अम्बेडकर जी को बहुत बुरा लगा, तो वे घर गए। घर जाकर उन्होंने पिताजी से कहा कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। तो पिताजी ने कहा कि
यही तो बदलना है। जिस चीज़ से तू परेशान है बेटा, उसी को बदलना है, और मुझे विश्वास है कि तू बदल सकता है। यह पिताजी उन भीमराव रामजी अम्बेडकर से कहते हैं। मैं जो बता रहा हूँ भाई साहब, भीमराव रामजी अम्बेडकर हैं, इनकी बायोग्राफी में लिखा है। जब ये स्कूल में पानी पीने जाते थे तो इन्हें पानी पीने नहीं देते थे, क्योंकि इसका कारण क्या था? इनकी जाति थी। जब स्कूल में जाते थे तो इनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। यदि इनको पानी पीना है तो वहाँ का जो चपरासी होगा वह ऊपर से पानी डालेगा और ये नीचे से यानी हाथ करके उस हाथ में पानी पिएंगे। ये सीधा जग को यानी पानी है जो गिलास है उसको नहीं पी सकते। यदि वह चपरासी होगा तो जब वह चपरासी पानी डालेगा तभी पानी पी सकते हैं। यदि जिस दिन चपरासी छुट्टी पर है तो ये पानी नहीं पी सकते, ये सारा दिन इन्हें प्यासा ही रहना पड़ेगा। इतना ज़्यादा भेदभाव था। समझ गए आप कि कितना ज़्यादा भेदभाव वहाँ के लोग करते होंगे। इतना ज़्यादा भेदभाव होता था। बच्चे इनके साथ नहीं खेलते थे तो इन्होंने एक टारगेट बना लिया कि मैं अब इसे बदलूँगा, क्योंकि बच्चे भी इनका साथ नहीं दे रहे थे, बच्चे भी इनके साथ खेलने से मना कर देते थे। तभी इन्होंने सोचा कि मैं अब इसको बदलूँगा, ये जात पात की स्थिति है जो इसको ही मैं बदलूँगा। समझ गए। अब देखना स्कूल में आपको बता देना नो पीन नो वाटर, यानी चपरासी नहीं है तो पानी नहीं दिया जाएगा। गांव का नाम क्या था? गांव का नाम था अम्बा दाबीकर, और इनके गुरु का नाम था ब्राह्मण कृष्ण केशव अम्बेडकर। तो इन्होंने यहाँ से अपना सरनेम दिया था अम्बेडकर, अम्बा दाबीकर को हटाकर अम्बेडकर रखा था। जो गुरुजी हैं ये गुरुजी इनके प्रिय थे। भीमराव रामजी अम्बेडकर के गुरुजी बहुत प्रिय थे। अब देखेंगे सन 1897 में ये बम्बई चले गए थे पढ़ाई करने के लिए। इन्होंने अब 12th पास कर ली थी, अब इन्हें करना था बीए। तो बीए के लिए इन्होंने 1897 बम्बई जाने की सोचा। तो बम्बई में इन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई से इन्होंने बीए किया। पहले जो स्टूडेंट थे जो महार जाति के थे जिन्होंने बीए किया था, पहले स्टूडेंट थे। अब देखना यहाँ पर इनकी किसने मदद की? दादा केलुस्कर हैं जो एक महान व्यक्ति हैं जिन्होंने डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की बहुत बड़ी सहायता की है। दादा केलुस्कर के बारे में बहुत सी कहानी प्रसिद्ध हैं। जैसे एक कहानी हमने सुनी, आपको बता रहे हैं कि एक दिन भीमराव अम्बेडकर हैं जो पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा और उन्हें बुलाया, कहा कि क्या नाम है? तो उन्होंने बताया और वे समझ गए। फिर कहा कि बैठ जाओ, तो अम्बेडकर जी नहीं बैठ रहे थे। दादा केलुस्कर ने कहा कि बेटा मैं सबको एक समान मानता हूँ, तुम भी बैठो, क्योंकि जो दादा केलुस्कर थे वो एक समाज सेवी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं सबको एक समान मानता हूँ, तुम भी बैठो। और फिर भीमराव रामजी अम्बेडकर भीमराव थे वो भी बैठ गए। पर उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्यों पढ़ते हो? यहाँ तो तुम डिस्टर्ब होते होगे, क्योंकि ये कहाँ पढ़ रहे थे अभी जी, बैठकर पार्क में पढ़ रहे थे। तो पार्क में उन्होंने दादा केलुस्कर ने कहा कि तुम यहाँ पार्क में क्यों पढ़ते हो? यहाँ तो तुम्हें डिस्टर्ब होते होंगे, यहाँ पर लोग आते जाते रहेंगे, तुम डिस्टर्ब करेंगे, तुम लाइब्रेरी में जाकर पढ़ा करो। तो उनका जवाब रहा भीमराव अम्बेडकर का कि मुझे कोई घुसने नहीं देते, लाइब्रेरी में तो कोई मुझे घुसने ही नहीं देते, वहाँ बैठ कर कैसे पढ़ूँगा? मुझे संस्कृत भाषा नहीं पढ़नी थी। मैं संस्कृत भाषा, जब भीमराव अम्बेडकर बोला है कि मुझे संस्कृत भाषा पढ़नी थी लेकिन मुझे वह भाषा नहीं पढ़नी थी, कह दिया कि संस्कृत है जो केवल ब्राह्मणों को पढ़ाई जाती है। फिर मुझे पार्सन भाषा पढ़नी पड़ी, लेकिन पार्सन भाषा पढ़ने से उन्हें कई लाभ हुए। भीमराव अम्बेडकर को पार्सन भाषा के भी कई लाभ हैं जो उनके लिए मिले हैं। इनकी 9 भाषाओं पर पकड़ थी। भीमराव अम्बेडकर जी थे, इनकी 9 भाषाओं पर एक मजबूत पकड़ थी। दादा केलुस्कर ने उन्हें बौद्ध की जीवनी दी थी। बौद्ध की जीवनी है जो दादा केलुस्कर ने दी थी, जिन्हें उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा था। अम्बेडकर जी उस जीवनी को, बौद्ध की जीवनी को लेकर बहुत खुश हुए थे। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, जो दादा केलुस्कर है इनका भी बहुत बड़ा योगदान है भीमराव अम्बेडकर के लिए। बौद्ध की जीवनी इन्होंने पढ़ी और इन्होंने
अपना धर्म चेंज करने का भी निर्णय ले लिया था। और ये अंतिम, जब इनका जीवन का अंतिम पड़ाव चलता है तो ये अपना धर्म भी बदल लेते हैं, हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। और इसके लिए इन्होंने कई यात्राएं की, श्रीलंका की यात्रा की, नेपाल की यात्रा की, जिससे इनके साथ 5 लाख लोगों ने भी धर्म को बदल लिया। तो देखिए सन 1906 में इनकी शादी होती है। 1906 में इनकी शादी हो जाती है जब एक क्लास 10th 7-8 में होती हैं। 91 में इनका जन्म हुआ 1891, और 1906 में शादी हो जाती है। किसके साथ होती है? 1906 में रमाबाई के साथ इनकी शादी होती है। और इनका 1913 में पिताजी का देहांत हो जाता है। 1913 में पिताजी का देहांत, 1906 में रमाबाई के साथ शादी होती है। अब 1913 में पिताजी का देहांत हो जाता है, जो पेंशन है वह भी समाप्त हो जाती है। अब इनका घर केवल किस चीज़ से चलेगा, अब देखेंगे। देखना है कि 1913 अब इनके लिए पढ़ाई करना है। इन्होंने पढ़ाई कहाँ से करना, अब इन्हें यूएस यानी अमेरिका जाकर इनको पढ़ाई करना है। तो अब अमेरिका कैसे जाएंगे, आर्थिक स्थिति तो बहुत गड़बड़ है, तो इनका साथ कौन देगा? अभी हमने आपको बताया दादा केलुस्कर थे, ये इनका साथ देते हैं। दादा केलुस्कर हैं जो ये बड़ौदा के एक गायकवाड़ होते हैं, उनसे कहते हैं। दादा केलुस्कर बड़ौदा गायकवाड़ सयाजीराव तृतीय से बात करते हैं। और क्योंकि जो सयाजीराव तृतीय थे, इन्होंने एक नियम चला रखा था कि एक स्कॉलरशिप का नियम था कि ये है जो 4 साल तक स्कॉलरशिप देंगे। यदि बाहर कोई पढ़ना चाहता है तो स्कॉलरशिप देंगे, और वहाँ से जब पढ़ने के बाद जब वह आएगा तो उसे हमारे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। ऐसा एक उन्होंने सयाजीराव तृतीय ने एक प्लान चला रखा था। तो दादा केलुस्कर हैं, वे इनसे बात करते हैं और इनके लिए स्कॉलरशिप दिलाते हैं। तो देखिए भीमराव रामजी अम्बेडकर को जब स्कॉलरशिप मिलने लगती है तो ये यूएस अमेरिका जाते हैं। तो वहाँ पर इनकी मुलाकात नवल नामक पारसी से होती है। इनका फ्रेंड कौन बनता है? नवल नामक एक पारसी, जिसका धर्म है पारसी धर्म का, जो यह लाइफ लॉन्ग फ्रेंड है। नवल है जो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड यानी जीवन का सबसे लंबा दोस्त है। नवल नामक पारसी ने कहा था कि हर कोई का जन्म एक बड़ा व्यक्ति बनने के लिए नहीं होता। नवल हैं जो इन्होंने एक बात कही थी कि हर कोई का जन्म एक बड़ा व्यक्ति बनने के लिए नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति बड़े बनने वाले व्यक्ति के लिए सीढ़ी के रूप में कार्य कर सकता है। इन्होंने ये बात कही थी जो बहुत ही अच्छी है। जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, ये कैसे बड़े, इनका जन्म केवल बड़े व्यक्ति बनने के लिए नहीं हुआ, इनके लिए जो अन्य व्यक्ति भी इनकी जो ब्लॉक में सदस्य थे उनका भी योगदान बहुत ही बड़ा है। तो देखिए सन 1913 में ये यूएस जाती हैं पढ़ाई के लिए। यूएस जाकर फिर जब सन 1917 आता है तो इन्हें वापस आना पड़ता है, जून में वापस आना पड़ता है, क्योंकि जो स्कॉलरशिप मिलती वह केवल 4 साल के लिए थी। 1913 से 14, 15, 16, 17 में स्कॉलरशिप जो है समाप्त हो जाती है, तो इनके लिए वापस आना पड़ता है। तो जब ये वापस आते हैं तो उस समय है जो प्रथम विश्व युद्ध की बात है, जब सन 1917 तो वहाँ पर क्या प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस समय क्या होता था कि अमेरिका की जो नाव होती थी सिपे वो जर्मनी वाले डुबो देते थे, और जर्मनी की जो नाव होती थी वो अमेरिका वाले डुबो रहे थे। जब ये अमेरिका से वापस इंडिया लौट रहे थे तो इनकी जो जहाज़ थी वह डूब गई, और यह अफवाह फैल गई कि जिस नाव से अम्बेडकर जी आ रहे थे वह नाव डूब गई। तो सारे गांव में यह अफवाह फैल गई। तो लेकिन अम्बेडकर जी उस नाव में नहीं थे जिस नाव को डूबी थी, क्योंकि इन्होंने कुछ कारण से उस नाव में केवल इनकी पुस्तकें थीं। जो नाव वह डूबी थी उसमें केवल इनकी भीमराव जी अम्बेडकर की पुस्तकें थीं, और सारी पुस्तकें हैं जो उस नाव में थीं जो डूब जाती हैं। तो इनको बहुत बड़ा दुख भी होता है कि इनकी सारी पुस्तकें जो डूब गई, लेकिन इनकी जान है जो बच जाती है, क्योंकि ये नाव में नहीं थी, दूसरी नाव से आती है। तो जब वापस आए तो ये गायकवाड़ में इनको अब नौकरी करना था। नौकरी तो पक्की थी, क्योंकि 4 साल बाद जब वापस आएंगे तो इन नौकरी वहाँ पर करना है। जब ये 4 साल वापस आते हैं तो गायकवाड़ में सैन्य सचिव के रूप में कार्य करने लगते हैं। सैन्य सचिव जो नौकरी बहुत बड़ी होती है, आज की आईपीएस रैंक में समझो। तो सैन्य सचिव के रूप में ये कार्य करने लगते हैं। नौकरी ठीक थी, लेकिन वहाँ के प्रति जो लोग थे
उनका व्यवहार जो उनके प्रति बहुत गलत था। वह उनके लिए पुराने जैसा ही उनके लिए व्यवहार करते थे। जब से नौकरी करने के लिए किराए से घर जब भी नौकरी करने के लिए किराए से घर लेने गए तो वहाँ पर उनके लिए कहीं पर भी घर नहीं मिला। उनकी लोग जात पूछते और कह देते कि रूम है जो खाली नहीं है, इस तरीके से कहकर बाहर भगा देते थे। तो कई रातें उन्होंने खुले में ही गुजारी। फिर जब दफ्तर में गए तो वहाँ बैठे तो इन्होंने जाकर देखा। इन्होंने कहा चपरासी से कहा कि वहाँ से वो फाइलें लेकर आओ। तो उस चपरासी का रवैया यानी व्यवहार बहुत बुरा रहा। उसने सोचा कि एक नीची जात वाला मुझे डायरेक्शन दे रहा है कि मैं उसे फाइलें लाऊं, यह मेरा अफसर है, और लाकर यह फाइलों का गट्ठा उनकी टेबल पर जोर से पटक देता है। ना ही इनकी कोई टेबल साफ करता था। फिर अम्बेडकर जी को इतना ज़्यादा बेइज्जत फील हुआ कि मैं इतना ज़्यादा हाईएस्ट एजुकेट हूँ पर लोगों को नहीं बदल सका। ये तो ऐसा अम्बेडकर जी सोचते हैं कि मैं इतना हाईली एजुकेट होने के बाद भी लोगों को नहीं बदल सका। यही बात उन्हें दिन रात फील होने लगी और गायकवाड़ की यह नौकरी छोड़ दी। फिर ये सन 1918 में प्रोफेसर पॉलिटिकल इकोनॉमी बम्बई प्रोफेसर बन जाते हैं। कहाँ के? पॉलिटिकल इकोनॉमी बम्बई से, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी भी पढ़ी थी। जब ये पढ़ाने गए तो वहाँ के बच्चे उच्च जाति वाले थे। अब जी मुंबई में पढ़ाने जाते हैं प्रोफेसर पर कॉलेज में, तो वहाँ के जो बच्चे थे वह उच्च जाति वाले थे। तो वे सारे वहाँ से उठते हैं और वहाँ के जो उस कॉलेज या स्कूल के जो हेड होंगे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनके पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि मैं इनसे नहीं पढ़ूँगा। तो सर वहाँ के जो सर होते हैं वो कहते हैं कि बेटा 2-4 दिन क्लास लगा कर देख लो, यदि तुम्हें क्लास पसंद आती हैं तो ठीक, नहीं तो हम बदल देंगे। तो जैसे तैसे बच्चों को वहाँ के जो सर हैं होते हैं वो मनाते हैं। और फिर सर वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो 2-3 दिन क्लासें पढ़ने की कहते हैं कि हाँ 2-3 दिन क्लासें पढ़ते हैं। तो जैसे जब स्टूडेंट मान गए और जब अम्बेडकर जी ने 2 से 3 क्लासें ली तो 2 से 3 क्लासों के बाद वहाँ के जो स्टूडेंट थे वे सारे बच्चे भीमराव रामजी अम्बेडकर जी के फैन हो गए। सब जो वहाँ के उनके फैन हो गए। सबको लगा कि सचमुच ये स्किलफुल आदमी है और गुरु बनने के लायक है। सब बच्चे ऐसे कहने लगे कि ये बहुत ही स्किलफुल आदमी है और हमारे गुरु बनने के लायक है। अब बच्चों को मना लिया गया, लेकिन वहाँ के प्रोफेसर हैं जो उनका क्या किया जाए। बच्चे तो मान गए लेकिन प्रोफेसर क्या करेंगे? प्रोफेसर के लिए तो ये भाई है पुरानी, भले ये प्रोफेसर बन गए लेकिन हैं तो ये महार जाति के प्रोफेसर के लिए। तो उस समय जब अम्बेडकर जी प्रोफेसर के साथ ऐसा चलता था कि जब ये अम्बेडकर जी एक साथ बैठते थे प्रोफेसर लोग, तो ये अपने हाथ से जग से पानी पी लेते थे। तो अम्बेडकर जी तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे उनका व्यवहार बहुत निगेटिव रहता था। तो अम्बेडकर जी यही तो बदलना चाहते थे, लेकिन बच्चे तो ठीक है, बच्चे तो मना लिया गया, लेकिन प्रोफेसर का क्या किया जाए। तो ये सन 1920 में कोल्हापुर के साहू, अब इन्हें किसकी मदद मिलती? कोल्हापुर के साहू जो रियासत के मालिक हुआ करते हैं। सन 1920 में कोल्हापुर के साहू की इनकी मदद करते हैं। वे कोल्हापुर के साहू हैं जो वे कहते हैं कि मैं पैसे लगाऊंगा, तुम कुछ ऐसा लिख। मैं अम्बेडकर जी से बोलते हैं कि आप कुछ लिखो, मैं पैसे लगाऊंगा, क्योंकि कोल्हापुर के साहू हैं वे भी समाज सेवी होते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि मैं पैसा लगाऊंगा, आपको कुछ लिखना है। तो अम्बेडकर जी एक साप्ताहिक पत्र निकालते हैं जिसका नाम होता है मूक नायक। मूक नायक, देखो नाम क्या रखा? मूक नायक। मूक मतलब जो बोलता नहीं है, मूक है जो वाचाल का विपरीत है, तो मूक मतलब जो बोलता नहीं। तो मूक नायक एक साप्ताहिक पत्र निकालते हैं। जो कोल्हापुर के साहू उन्होंने कहा मैं एक भोज दूंगा। कोल्हापुर के साहू भोज मतलब एक पंगत या फिर दावत दूंगा, और तुम्हारी जात की, भीमराव अम्बेडकर जी से कहते हैं कि तुम्हारी जात के जितने भी लोग हैं वे सब हमारे यहाँ इनवाइटेड हैं। तो वे सब आते हैं और उनके बीच भी कोल्हापुर के साहू है जो उन सभी दलितों के बीच, महार जाति के लोगों के बीच बैठकर भोजन करते हैं। तो फिर इस तरीके से कोल्हापुर के साहू हैं जो उनकी मदद करते हैं। फिर एक जो अम्बेडकर जी एक संगठित प्रथम दलित सभा लगाते हैं, जिस उस सभा का नाम क्या रखते हैं? बहिष्कृत हितकरणी सभा। देखो नाम क्या है? बहिष्कृत हितकरणी सभा। तो इस सभा का नाम बहिष्कृत यानी जिनका बहिष्कार हुआ है उनकी हितकरणी, हितकरणी मतलब हित के लिए,
जिनका बहिष्कार हुआ उनके हित के लिए ये सभा आयोजित की गई। तो बहिष्कृत हितकरणी सभा रखते हैं, जिसमें ये बात कहने की शिक्षा दो, यानी कोई व्यक्ति है उसको शिक्षा दो, किसी भी समाज का हो या किसी भी वर्ग का हो, उसे आगे पहुंचाना है तो शिक्षा जरूरी है। इस सभा में ऐसी वो कहती हैं। इनकी बायोग्राफी के नाम है वेटिंग फॉर आ पिज़्ज़ा। वेटिंग फॉर आ पिज़्ज़ा है जो उसमें एक खुद लिखा है। सन 1946 में इन्होंने बुक लिखी थी। बुक का नाम है हु वेयर द शूद्र, यानी उस पुस्तक में लिखा गया कि शूद्र कौन है। तो देखिए उस बुक में इन्होंने लिखा है कि जर्मन जो शूद्र हैं जो वह कोई और नहीं है बल्कि ये जो कहीं ना कहीं क्षत्रियों से अलग होकर बनाए गए हैं। शूद्र और कोई नहीं है बल्कि क्षत्रियों से ही अलग होकर बनाए गए हैं। भीमराव रामजी अम्बेडकर हैं, इनको संविधान में भी बहुत योगदान रहा है। जब संविधान के जनक व जननी की बात करें तो अम्बेडकर जी का नाम लिया जाएगा। यानी संविधान का जनक किसे कहा जाता है तो भीमराव अम्बेडकर जी को कहते हैं। जनक व जननी किसे कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को। यह बात किसने की थी, यह बात के.वी. राव ने की थी। के.वी. राव ने कहा था कि संविधान का जनक व जननी डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर है। अब संविधान बनना था, उसके लिए एक संविधान सभा बनाने के लिए एक चुनाव किया गया। तो उस चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इन्होंने भी भाग लिया था। इन्होंने भाग लिया था मुंबई से अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। लेकिन दलित होने के कारण जो वहाँ के मुंबई के लोग थे, जो अन्य व्यक्ति थे संविधान में भाग ले रहे थे, उन्होंने इन्हें नहीं जीतने दिया और ये भीमराव अम्बेडकर जी हैं जो हार जाती हैं। तो भीमराव जी हार जाते, लेकिन ये हार नहीं मानते और बंगाल से लड़ते हैं। बंगाल की सीट से अम्बेडकर जी फिर से लड़ते हैं, तो वहाँ से ये जीत जाते हैं। क्योंकि बंगाल है जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ पर मुस्लिम लीग का इन्हें साथ मिलता है। मुस्लिम लीग का साथ में होने के कारण ये बंगाल से जीत जाती हैं। बंगाल से जीत जाती है। बात कब की, 1946 यानी 47 की है। तो 14 अगस्त 1947 को अपना देश स्वतंत्र हो जाता है। तो रात को यानी 14 अगस्त शाम को स्वतंत्र होता है और तभी पाकिस्तान अलग होने की मांग करता है। तो मुस्लिम लोग होते हैं जो वह अलग हो जाते हैं, एक अलग से देश बनाते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बनाते हैं, तो वहाँ से जो बांग्लादेश है जहाँ से अम्बेडकर जी जीते थे, तो वह कटकर पाकिस्तान में चला जाता है। अब जब पाकिस्तान में चला गया तो अब वहाँ की जो संविधान सभा जो चुनाव जीते थे अम्बेडकर जी, तो अब इनका क्या होगा, क्योंकि जो बांग्लादेश है वह तो पाकिस्तान में चला गया। लेकिन अब लोग समझ जाते हैं कि अम्बेडकर जी हैं जो, इनके बिना संविधान का बनना संभव नहीं है। यदि ये होंगे तभी संविधान बन सकता है। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वे सब मांग करते हैं कि नहीं, कुछ भी करो, भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान सभा में होना चाहिए। तो ये बी.एन. राव हैं जो यह दबाव डालते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर, क्योंकि वहाँ के हेड, सभा के हेड कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर दबाव डालते हैं बी.जी. खेर पर। बी.जी. खेर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दबाव डालते हैं कि तुम कुछ भी करो, बस तुम कुछ भी करो, बम्बई की सीट से किसी को हटाकर भीमराव अम्बेडकर जी को पद दो, क्योंकि संविधान इनके बिना बन पाना संभव नहीं है। तो जो बी.जी. खेर हैं, बी.जी. खेर एम.आर. जयकर से कहते हैं और एम.आर. जयकर अपना इस्तीफा देते हैं। एम.आर. जयकर फुल फॉर्म क्या है, मुकद्दर राव जयकर। मुकद्दर राव हैं जो अपना इस्तीफा देते हैं और अम्बेडकर हैं जो दोबारा सदस्य चुने जाती हैं मुंबई से। अब देखना, इनकी एक बुक है रिडल्स ऑफ हिंदू। इनकी बुकें हैं जो कई सारी हैं। अम्बेडकर जी ने कई सारी बुकें लिखी, रिडल्स ऑफ हिंदू, और लिखा है एक थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने बुक लिखी है जिसमें क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो पाकिस्तान के भी लिए एक बुक लिखी, थॉट ऑफ पाकिस्तान और रिडल्स ऑफ हिंदू। देखो कई सारी बुकें हैं जो भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखी हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भीमराव अम्बेडकर जी अपनी विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़े। इन्होंने पहले अपनी कम्युनिटी के लिए कार्य किया, यानी अपने जात वालों के लिए कार्य किया। फिर इन्होंने पूरे भारत को एक मानकर कार्य किया, क्योंकि संविधान है जो यह पूरे भारतवासियों को एक मानकर संविधान बनाया गया है। तो ऐसा नहीं कि भीमराव अम्बेडकर जी इस संविधान बनाने में इनका योगदान रहा है, इनके साथ कई सारे व्यक्ति जिनका योगदान भी रहा है। कई सारे लोग हैं जिनको भारत को स्वतंत्र करने में जिनका योगदान रहा है। लेकिन यदि सबसे ज़्यादा योगदान संविधान निर्माण में रहा है तो भीमराव अम्बेडकर जी का रहा है।
तो उन सब में सबसे ज़्यादा संविधान निर्माण में किसका साथ रहा? भीमराव अम्बेडकर जी और अन्य भी व्यक्ति जिनका साथ रहा है, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी, बहुत सारे लोग हैं जिनका साथ रहा है। तो संविधान में भीमराव अम्बेडकर जी साथ है। आप समझ सकते हैं कि भारत को भारत बनाने में किस तरीके से उन्होंने मदद की, वह कितने नीचे लेवल से आकर कितने ऊपर आए। आप आज जिनका नाम है स्वर्ण अक्षरों में जानते हैं, उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न भी दिया गया। यह बड़ी थोड़ी दुख की बात है कि इन्हें मृत्यु के बाद दिया गया, लेकिन दिया गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। मृत्यु के बाद इन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया। तो आज हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में आपको बताया था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे महान व्यक्तियों को सत सत नमन।